सफेद संगमरमर सी चमकती दीवारें, भव्यता को आईना दिखाती शान व शौकत, विलासिता और सदियों की शाही विरासत को समेटे नक्काशी। वो महल जिसमें सिंधिया राजवंश का शौर्य समाहित है, जिसकी चमक के आगे फलक फीका पड़ जाता है, जिसकी चौहद्दियां देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती रहीं, करीब 6.5 दशक से जिसका देश की सियासत में वर्चस्व रहा है, दशकों से जिसकी धुरी के इर्द गिर्द देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की राजनीति घूमती रही है। आज बात उसी ग्वालियर राजघराने की करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। राजशाही से राजपथ, राजसिंहासन से देश की सियासत तक, आज़ादी के बाद देश की राजनीति में कई राजघराने आए और इन राजघरानों में से कुछ को बड़ी कामयाबी भी मिली। कुछ राजघराने राजनीति के दांव पेच में उलझ कर वापस लौट गए अपने महलों में। लेकिन एक राजघराना ऐसा भी है जो आज़ादी के बाद उसकी 3 पीढ़ियां लगातार देश की सियासत की धुरी बनी हुई है और इन 3 पीढ़ियों ने देश की सियासत को प्रभावित भी किया है। जानना चाहते हैं कौन है वो राजघराना? तो चलिए चलते हैं मेरे शहर ग्वालियर। ग्वालियर वो शहर जिसने कई राजाओं और हमलावरों को कामयाबी की बुलंदी छूते और फिर जमीन पर आते देखा है, जिसने कई हिंदू वंशों, राजवंशों, अफगानों, तुर्कों, मराठाओं और अंग्रेजों का शासन देखा है। इसी ग्वालियर में 18वीं सदी के आखिर में सिंधिया राजवंश ने सत्ता संभाली। मुल्क आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, लेकिन सिंधिया राजवंश की चमक और धमक हमेशा बरकरार रही। सिंधिया राजवंश की इसी सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कि ये मां अहिल्याबाई की नगरी है और जो बाहर से यहाँ आता है और यहाँ की पानी को पी लेता है, वो सदैव मां अहिल्याबाई की नगरी का हो जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नाम जिनके जिम्मे मध्य प्रदेश में एक बार फिर भगवा परचम लहराने की जिम्मेदारी है। सिंधिया बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं और उन्हें इस बात का एहसास भी है। मध्य प्रदेश की पिच वर्तमान में बैटिंग विकेट है। भारतीय जनता पार्टी ओपनिंग स्ट्राइक पे है। सियासत में सिंधिया राजघराने की तीसरी पीढ़ी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अपने पिता माधवराव सिंधिया की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। सिंधिया परिवार को कभी कुर्सी की दौड़ में शामिल मत करिए। सिंधिया परिवार विकास और प्रगति और जनसेवा की ललक के साथ दिन रात कार्य करता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बिना लाग लपेट के साफ शब्दों में अपनी बात रखते हैं। वैसे मौजूदा वक्त में ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देश की राजनीति का लंबा तजुर्बा है। ग्वालियर घराने के माधवराव सिंधिया कांग्रेस सांसद थे। 30 सितंबर 2001 को एक हादसे में माधवराव सिंधिया की जान चली गई और सीट खाली हो गई। दिसंबर 2001 में ज्योतिरादित्य सिंधिया आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हुए और गुना सीट से ही उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2004 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से चुनाव जीते। 2004 में कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए 1 की सरकार बनी। 2007 में ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रमोशन हुआ और उन्हें सूचना प्रसारण और संचार विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। 2009 में ज्योतिरादित्य सिंधिया तीसरी बार चुनाव जीते और यूपीए 2 की सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बने। 2012 में मनमोहन कैबिनेट में बदलाव हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऊर्जा विभाग का राज्य मंत्री बना दिया गया। 2014 में ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार चौथी बार गुना से सांसद बने, लेकिन कांग्रेस सत्ता से दूर हो चुकी थी।
ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में रहे पूरे रुतबे और धमक के साथ रहे, लेकिन लगातार अनदेखी के बाद वर्ष 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से अपना 17 साल पुराना नाता तोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम। मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश में कमल खिलाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, उनमें सिंधिया राजवंश के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन अब सबसे ज्यादा हमलावर कांग्रेस पर ही हैं। कांग्रेस की यही ललक है, कांग्रेस जय बन जाए, कांग्रेस वीरू बन जाए, कांग्रेस कमलनाथ जी बन जाए, कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी बन जाए। भारतीय जनता पार्टी जन जन के दिल में बसने वाली पार्टी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सियासत विरासत में मिली है। हर बार नाप तोल कर बोलते हैं। राज परिवार के महाराजा होने के बावजूद आम लोगों से खुलकर मिलते हैं और जब भी मौका मिलता है विरोधियों पर तीखे तीर छोड़ने में भी पीछे नहीं रहते। सत्ता की इतनी लालच है, सत्ता की इतनी भूख है कि वहां तो कपड़े फाड़ने की नौबत हो रही है। अब आप अनुमान लगाओ कि अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के कपड़े फाड़ने का ऑर्डर कार्यकर्ता को दे रहा है, तो आप अनुमान लगा दो कि ऐसे लोग सत्ता में आएंगे तो मेरी गरीब जनता का क्या हाल करेंगे। अपनी हर रैली में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं तो कांग्रेस भी उन पर सियासी पलटवार करने में देर नहीं करती। मैं राजा नहीं हूं, मैं महाराजा नहीं हूं। शिवराज जी कहते हैं ना, मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा नहीं हूं। मैं मामा नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं और भाई का रिश्ता आपसे निभाऊंगा। जाहिर है कांग्रेस 3 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने को अब तक पचा नहीं पा रही, लेकिन सिंधिया परिवार और कांग्रेस की तनातनी का ये दौर नया नहीं है। इसे जानना है तो सिंधिया राजघराने की तारीख के पन्ने पलटने होंगे। सिंधिया राजवंश ने लंबे समय तक ग्वालियर रियासत पर राज किया। ग्वालियर रियासत का विलय भी आजादी के बाद सिंधिया राजवंश ने देश में कर दी। आजादी के बाद मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को राज्य बना और रियासत खत्म हो गई। उस समय सिंधिया राजवंश के प्रमुख जीवाजी राव सिंधिया थे। 1957 में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। जीवाजी राव सिंधिया की राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनका झुकाव हिंदू महासभा की तरफ था। यही बात कांग्रेस को अखर रही थी। कांग्रेस सिंधिया राजघराने का रसूख जानती थी, इसीलिए चाहती थी कि जीवाजी राव राजनीति में आए। उस दौर में ग्वालियर रियासत में लोकसभा की 8 और विधानसभा की 7 सीटें हुआ करती थी। कांग्रेस ये बहुत अच्छे से जानती थी कि बिना सिंधिया राजघराने के वहां जीत हासिल करना नामुमकिन है। इन सब के बीच 1956 में जब महाराजा जीवाजी राव बंबई में थे, तब महारानी विजय राजे सिंधिया दिल्ली पहुंची। 3 मूर्ति भवन में पंडित नेहरू से मुलाकात की और साफ शब्दों में कह दिया कि उनका परिवार राजनीति में आना नहीं चाहता। इसके बाद कांग्रेस ने विजय राजे को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। विजय राजे सिंधिया 1957 में गुना से चुनावी रण में उतरी और बड़ी विजय हासिल करी। यहीं से सिंधिया घराने का राजनीति में पदार्पण हो चुका था। तभी से सिंधिया परिवार का सियासी रसूख कायम है। विजय राजे सिंधिया रिकॉर्ड 8 बार सांसद रहीं। 1967 में विजय राजे ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और 1980 में जब बीजेपी वजूद में आई तो पार्टी की उपाध्यक्ष बनी। विजय राजे बीजेपी की संस्थापक सदस्यों में शामिल रही हैं। लेकिन ये बात उनके बेटे माधवराव सिंधिया पास नहीं आई और उन्होंने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। इसके बाद वो 9 बार सांसद भी रहे और अब उनकी विरासत को उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे बढ़ा रहे हैं।
शाही परिवार से होने की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम अमीरी में सबसे ऊपर है, तो वे पढ़े लिखे नेताओं में भी किसी से पीछे नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की शुरुआती पढ़ाई देहरादून के दून स्कूल से हुई। इसके अलावा उन्होंने दुनिया की सबसे मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री ली। इससे भी 2 कदम आगे जाकर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ली। राजनेता होते हुए इतनी बड़ी डिग्री धारकों में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे ऊपर है। राजनीति की बात हो या शाही खानदान को चलाने की, इसके लिए महारत और कुशल प्रबंधन की जरूरत होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पारिवारिक रिश्ते भी दुनिया के सर्वोच्च शाही खानदानों से रहे हैं। सिंधिया राजघराना अरबों की मिल्कियत का मालिक है। आजादी के बाद सिंधिया परिवार के पास 100 से अधिक कंपनियों के शेयर्स थे। ग्वालियर में इस परिवार के पास तकरीबन 10,000 करोड़ की संपत्ति है, तो वहीं ग्वालियर से बाहर मध्य प्रदेश में परिवार के पास 3,000 करोड़ की संपत्ति है। सिंधिया विरासत में अगर पहला नाम किसी का आता है तो वो है जय विलास पैलेस। 400 कमरे, भव्य दरबार हॉल, बड़ी बड़ी झूमर, चमचमाते दरवाजे, खिड़कियां, छतों पर गोल्डन कारीगरी, रसोई घर से लेकर डाइनिंग टेबल तक चांदी की पटरियों पर चलने वाली चांदी की ट्रेन जो सीधे शाही मेहमानों की थाली तक भोजन पहुंचाती है। कुछ ऐसा ही है सिंधिया राजघराने का भव्य जय विलास पैलेस। सिंधिया खानदान की गाथा कह रहा ये पैलेस 3 मंजिला है। हैरानी की बात यह है कि तीनों मंजिलों पर नक्काशी और उसकी शैली सबसे अलग है। जय विलास पैलेस 12,40,771 वर्ग फीट में बना है। इस महल में कुल 400 कमरे हैं, जिनमें 40 कमरे म्यूजियम के तौर पर रखे गए हैं। महल की नींव महाराजा जयाजीराव सिंधिया की देखरेख में 1874 में रखी गई थी। महल नुमा हवेली को ब्रिटिश लेफ्टिनेंट कर्नल सर माइकल फिरोज ने डिजाइन किया था। उस समय इस महल की कीमत 1 करोड़ रुपए थी। महल में सिंधिया शासनकाल के कई दस्तावेज और कलाकृतियां, औरंगजेब और शाहजहां की तलवार है। इटली और फ्रांस की कलाकृतियां और जहाज भी यहां रखे गए हैं। संग्रहालय में हजारों टन के 2 बड़े झूमर लगे हुए हैं। बात इतनी सी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि महल के निर्माण के दौरान 8 हाथियों को दरबार हॉल की छत से गुजारा गया था, ताकि पता लगाया जा सके कि छत 2 विशाल झूमरों का वजन झेलने के लिए काफी है या नहीं। इन्हीं आलीशान झूमरों की रोशनी में लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश की राजनीति का पहिया घूमता रहा और अब भी घूम रहा है। बस चंद रोज बाद मध्य प्रदेश में वोटिंग होने वाली है। नतीजा क्या होगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जब भी राजनीति की किताब लिखी जाएगी, सिंधिया राजघराने का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। सिंधिया राजघराना अकेला ऐसा राजघराना है जिसमें 1730 से लेकर आज तक सदस्य सार्वजनिक जीवन में रहे हैं। पहले राजा बनकर साम्राज्य चलाया और आज़ादी के बाद जनसेवक बन गए। लेकिन देश में ऐसे और भी राजघराने हैं जिन्होंने राजनीति की राह में बड़ी कामयाबी से कदम आगे बढ़ाए हैं। ऐसे ही राजघराने की कहानी अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।